Hi everyone, welcome to your own channel lawdigest.in. My name is Chetan and in this video we are going to discuss the questions of maths and logical reasoning जो कि आपके CUET 2024 PG 2024 एग्जाम में पूछे गए थे एंड रिसेंटली आयुषी मैम कंडक्टेड अ लाइव क्लास जिसमें उन्होंने बाकी सभी सेक्शंस और ओवरऑल एग्जाम के बारे में डिस्कशन किया था। तो मैथ्स और रीजनिंग का हम डिस्कशन करेंगे एज इफ व्हाट वर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, देयर अप्रोच, देयर सॉल्यूशन, देन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो वो सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू श्योरली लाइक दिस सेशन and a brief about myself. I have done my Masters of Commerce from Delhi University. I have written various competitive exams like SSC CGL, CAT, UGC NET, etc. and I have scored good ranks and I have a work ex of 1.5 years with CAG as an assistant audit officer. Now moving forward, so if I talk about the mathematical section, the math section, so there were 12 questions out of your total 75 questions. तो आउट ऑफ दो 75 12 क्वेश्चन आपके मैथ्स में से आए थे, 12 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग में से पूछे गए थे। तो इन टोटल 24 क्वेश्चन वर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग व्हिच इज 1/3 वेटेज, यू कैन से 33.33%, 1/3 वेटेज आपकी मैथ्स रीजनिंग से ही थी। एंड क्वेश्चन की टॉपिक्स की बात करें तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, क्लॉक, मेंसुरेशन, एवरेज, तो ऑलमोस्ट काफी सारे टॉपिक्स उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। सिलेबस में देयर वर मोर टॉपिक्स बट नेचुरली टॉपिक ज्यादा होते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछना पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी काफी टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, विच मींस काफी बैलेंस पेपर था इस सेंस में कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया बहुत ज्यादा। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन थे एंड बाकी सभी टॉपिक से देयर वर 1 क्वेश्चन ईच, ठीक है। और लेवल की बात करेंगे अभी हम, एंड सिमिलर क्वेश्चन हमने अपने क्लासेस में भी डिस्कस किए थे। तो वट एवर क्लासेस आई टुक ऑन द यूट्यूब, जो भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी, तो ऑलमोस्ट द सेम लेवल, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिमिलर थे, अभी हम देखेंगे। देन रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, ये तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। और क्रिटिकल रीजनिंग का हमने सेपरेट सेशन किया था, आपको याद भी होगा भी रिसेंटली। तो 3 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं में से हो गए। देन 2 क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन, एंड आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग जो आपका टॉपिक है वहां से 2 क्वेश्चन आए थे। एंड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पे मैंने सेशन कर रखे हैं यूट्यूब पे, अगर आप लोग फॉलो कर रहे थे। एनालॉजी से एक क्वेश्चन था, देन नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट व्हिच वाज मोर लाइक अ पजल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आल्सो डिस्कस द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो बात करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे गिवन था वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 10 minutes late, the usual time taken by him to cover the distance। सिंपल इनफ क्वेश्चन है, शॉर्टकट्स भी लग जाते हैं इन क्वेश्चन में, तो कन्वेंशनली भी, इवन इफ यू डोंट नो द शॉर्टकट, कन्वेंशनली बहुत इजीली क्वेश्चन हो सकता है। मान लेते हैं हमारा ओरिजिनल टाइम में यूजुअल टाइम t है, ठीक है, और ओरिजिनल स्पीड को s मान लो। अब क्या लिखा है, वॉकिंग 5/6 ऑफ द यूजुअल स्पीड, तो उसकी न्यू स्पीड कितनी हो गई, 5/6 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। और टाइम का क्या बोला है, मैन इज 10 minutes लेट। 10 मिनट्स लेट का मतलब क्या है कि उसको एक्स्ट्रा टाइम लगा है, ठीक है। तो ओरिजिनल टाइम t है तो न्यू टाइम हो गया t+10। तो हमारा टाइम यहाँ पे हम मिनट्स में है और स्पीड की यूनिट हमें गिवन नहीं है, बट दैट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा यह गया है यूजुअल टाइम कितना उसको लगता है। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। ये आपको बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को यूज करके इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो ft इज इक्वल टू t+10 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 इंटू s। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। सो ft इज इक्वल टू, जस्ट मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो 6 को वी कैन ऑल्सो टेक टू द अदर साइड। सो 6ft इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5s बचा आपके पास अंतर, तो 5ft प्लस 50s। सो फार सो गुड, 5s इंटू 10 कर दिया, ब्रैकेट्स को ओपन करा है, तो st की वैल्यू हो गई आपकी 50s। यू कैन कैंसिल आउट दी s। सो टाइम, यूजुअल टाइम आपका हो गया 50 मिनट्स, बिकॉज टाइम का यूनिट हमारा 50 था। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। तो सिंपल इनफ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट स्टिल मैं इसको इजी कैटेगरी में ही रखूंगा। और कुछ क्वेश्चन इससे भी बहुत आसान भी आए थे, लाइक दिस क्वेश्चन इन 16 मिनट्स द मिनट हैंड। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ क्लॉक्स, ठीक है। इन 16 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आवर एंड बाय।
अब आपको ये इसमें बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए कि जो मिनट हैंड आपका होता है, ठीक है, जो आपका मिनट हैंड होता है वो अगर मैं बात करूं 1 मिनट में कितनी डिग्री मूव करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एक मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। और एक अगर मैं आर एंड की बात करूं, मतलब ये बहुत बेसिक स्टफ है, सबको पता होना चाहिए था। तो एक आर एंड जो होता है, आर एंड बेसिकली आर एंड का क्या होता है, 1 आवर में वो जो है 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है। तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री मूव करता है और 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है। तो ये रिलेशन अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे? तो मुझे पूछा 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितना गेन करेगा, तो मिनट हैंड मूव कर रहा है 6 डिग्री, माइनस कर दो आर हैंड मूव कर रहा है हाफ डिग्री, तो 16 इंटू 6 माइनस 1/2 कितना होगा 11/2। सो यहाँ से आप देखो 6 इंटू 2 मतलब बेसिकली एलसीएम ले लिया, तो दिस विल बी 8। तो 88 डिग्रीज का गेन ले लेगा मिनट हैंड विल गेन 88 डिग्रीज ओवर द आर एंड। तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया, दैट वुड बी ऑप्शन बी। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे एज सच, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ाई करी होती, ठीक है, करी होगी, मतलब आप लोगों का अच्छा एग्जाम गया होगा डेफिनेटली। इन द बिलो मेंशन्ड क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजंस एज 1 and 2। अब क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा कैंडिडेट्स को डाउट लगता है, बट इसमें भी आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे और 2 काफी आसान थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल आप लोगों को लग सकता है, लाइक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। तो स्टेटमेंट क्या थी, इन्वेस्टमेंट इन सेंसेक्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये एक स्टेटमेंट है। आगे क्या लिखा है, कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एजेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब कंक्लूजन, वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन सेंसेक्स। अब डेफिनेटली दिस इज नॉट द कंक्लूजन ऑफ द अबव स्टेटमेंट, बिल्कुल भी कंक्लूजन नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं ऊपर कि इन्वेस्ट मत करो। ये बोला गया है कि अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट कर लो। देन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैलकुलेट्स द मार्केट रिस्क विद सर्टेनिटी। यस, रिस्क की बात कर रहे हैं, तो ये हम अज्यूम कर, मतलब ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने बोला है कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग और मार्केट रिस्क की बात करिए, तो डेफिनेटली अब कंसल्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो कि वो मार्केट रिस्क को एस्टिमेट कर लेगा, ठीक है। सो दैट कैन बी कंक्लूडेड अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है। आई थिंक 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा सोल्यूशन, मतलब एक क्वेश्चन ही मुझे मिला आउट ऑफ ऑल दी 24 क्वेश्चन, दिखाऊंगा अभी आपको, जो मुझे लग रहा है सोल्यूशन गलत दिया है आंसर की में। बाकी ऐसा मुझे कोई क्वेश्चन लगा नहीं जो गलत है, ठीक है। बाकी यू गाइस कैन टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन आफ्टर दिस सेशन कि अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन गलत था। तो लाइक दिस क्वेश्चन, अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, बट ये स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट असम्पशन का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट क्या है, बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉइज डिससैटिस्फैक्शन इज टू ऑफर देम कैश रिवॉर्ड, ठीक है। इफ दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिडको कंपनी देन व्हाई नॉट हियर। तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, अ पर्सनल मैनेजर टेल्स द चेयरमैन, कोई एक XYZ कंपनी है, हमें कंपनी का नाम नहीं गिवन है, उसका मैनेजर अपने चेयरमैन को बोल रहा है कि बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉइज डिससैटिस्फैक्शन, उनकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगी, इज टू ऑफर देम कैश रिवॉर्ड, ठीक है। तो कोई उनके एम्प्लॉइज की डिससैटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, दिस प्रॉब्लम, बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू ऑफर देम कैश रिवॉर्ड। उसके आगे क्या लिखा है कि यही सेम प्रॉब्लम, मतलब ये हमें खुद इन्फर करना है, मतलब बेसिकली क्या लिखा है, इफ दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एक कोई थर्ड कंपनी में बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थ्रू कैश रिवॉर्ड, तो व्हाई नॉट वी कैन यूज द इंसेंटिव ऑफ कैश रिवॉर्ड। अब पढ़ते हैं assumption को। assumption 1, the reason for employee satisfaction in both the companies was similar, so yes this is implicit, this assumption is implicit। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर उन्होंने कंपेयर किया है, if the personal manager has made this comparison, then we have to assume that he is a rational person, और उसने कंपैरिजन तभी किया है बिकॉज 2 चीजों को आप कंपेयर तभी कर सकते हो जब उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सिडको कंपनी को और अपनी कंपनी को कंपेयर किया है, तो प्रोबेबली इट मींस इट, मतलब ये assumption यहाँ पे होनी चाहिए कि रीजन फॉर डिससैटिस्फैक्शन मस्ट बी सेम, तभी उसका क्योर भी सेम हो सकता है। बट सेकंड की बात करेंगे, मॉनिटरी इंसेंटिव्स ऑफ यूनिवर्सल अपील, आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू derive this assumption, although आपको जो आंसर की मिली है उसमें लिखा है both the assumptions are implicit, but I am little doubtful कि सेकंड वाला जो है have universal appeal, how can this be an assumption, मतलब based on the statement can this be an assumption, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 ही कंपनीज की बात हो रही है, ऐसा कोई ओवरऑल बात तो नहीं हो रही है, तो आई एम लिटिल डाउटफुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओनली assumption 1 होना चाहिए, बट आई थिंक आंसर की में आपका बोथ गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं लगा जो इसमें डिस्क्रिपेंसी हो सोल्यूशन में, और मतलब व्हाट शुड बी द सोल्यूशन एंड व्हाट दे हैव गिवन द सोल्यूशन, लाइक दिस क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन।
द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर आपकी होगी 48 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, साइड ऑफ द स्क्वायर होगी 12 सेंटीमीटर। क्या लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, सो 12 इंटू 12 दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर लेस है, तो 144 माइनस 4, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपको पता होना चाहिए था ना। इसमें लिखा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14, अब ये 14 वो लोग ऑलरेडी आपको बता रहे हैं, और आपसे पूछा गया है पेरीमीटर। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, कैन यू फाइंड आउट द ब्रेथ, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 140 आएगा, वेरी इजी सर, 10 से मल्टीप्लाई करें, सो ब्रेथ आपकी आ गई 10। अब पेरीमीटर पूछा गया है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, इट इज 2 इंटू एल प्लस बी, सो एल है आपका 14, बी है आपका 10, सो 2 इंटू 24, तो 48 सेंटीमीटर हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी। सो सिंपल इनफ क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट इतना इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन थोड़ा ना आपसे पूछेंगे, मतलब दिस इज एनीवेज अ बेसिक क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बट कोडेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ कोडिंग गिवन है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकता था, बट आई थिंक कोडेड क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे, एंड बेसिक कोडेड क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे लिखा है इफ ए एंड बी मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ये कुछ कोडिंग आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है हाउ इज के रिलेटेड टू जेड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे आप एक एक करके वी कैन ड्रॉ दिस वन एट अ टाइम, लाइक जेड एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है वाइफ, तो यहां से हम लिख सकते हैं z इज द वाइफ ऑफ r, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अब वाइफ है z तो r हस्बैंड, ठीक है, देन r एम्परसेंड t, एम्परसेंड का मतलब है ब्रदर, सो r इज द ब्रदर ऑफ t, अभी t का जेंडर नहीं पता, देन t हैश h, हैश का मतलब क्या है डॉटर, सो t इज द डॉटर ऑफ h, आगे बढ़ेंगे h एट द रेट k, एट द रेट का मतलब क्या है वाइफ, सो h इज द वाइफ ऑफ k, तो k फादर हो गए t के। अब क्वेश्चन क्या है, K, how is K related to Z, तो how is K related to Z, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो K is the father in law, because H और K, देखो ध्यान से समझना, H and K are couple and they have 2 children, that is T daughter, R is the son of H and K, and Z is the wife of R, so Z is the daughter-in-law of H and K, and if we talk about K is the father-in-law of Z, okay, so how is K related to Z, we will say K is the father-in-law, so accordingly option D would be the correct answer. Moving on to the next question, question number 7, among the given 3 numbers the second is twice the first and also thrice, assume कर लेते हैं the 3 numbers are A, B and C, let us assume that now second number which is B is twice of the first number and also second number is thrice of the third number, so these are the 2 equations you can form. Now they are saying if the average of the 3 numbers, they are saying A plus B plus C, तो average में हम divide करेंगे by 3 is equal to 55. So basically it says A plus B plus C is equal to 165. Now we have to find the largest number and we as such don't know what is the largest number. Now listen to me, can you write, so A is A itself, instead of B can we write B is equal to 2A, can we, yes we can definitely write sir 2A. What about C? So if B is equal to 2A and B is equal to 3C, can you say 2A is equal to 3C? Definitely sir, we can write it like this. So the value of C would be 2 by 3 of A. So A plus 2A plus 2 by 3 of A is equal to 165. From here you can calculate the value of A. यहाँ से आपकी A की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हैं, so it will come out to be 45, you can calculate on your own, but they have asked you to find the largest number. Now you tell me which is the largest, A, 2A or 2 by 3 of A? Definitely sir 2A is the largest. What is 2A? B. तो B जो है वो largest number है, so what will be the value of 2A is 90, twice of 45. So the correct answer would be option C, 90 is the largest number. I hope you are able to understand the question. So this was a question from averages, ठीक है, averages का question था. Then next question number 8. In 3 vessels each of 50 liters capacity, 3 vessels हैं, capacity same है तीनों की, ठीक है, mixture of milk and water is filled,
द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आर दिस एंड दिस इन द 3 रिस्पेक्टिव वेसल्स। तो 3 वेसल्स हैं बेसिकली, वेसल 1, 2 एंड 3, और तीनों में आपको मिल्क और वाटर की रेशियो गिवन है। कितना कितना गिवन है? यू आर गिवन मिल्क एंड वाटर 1:2, देन 3:1, देन 3:2। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन कैन बी डन वेरी इजीली। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हमसे पूछा क्या है, इफ ऑल द 3 वेसल्स आर एम्प्टीड इनटू अ सिंगल वेसल फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर। तीनों को अगर मिक्स कर देंगे तो बहुत सिंपली ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सो वी नो दैट द कैपेसिटी ऑफ ऑल दीज 3 वेसल्स इज द सेम। ध्यान से मेरी बात समझना। अब यहाँ पे 1 और 2 का सम है 3, यहाँ पे 3 और 1 का सम है 4, और यहाँ पे 3 और 2 का सम है 5, बट इन तीनों की कैपेसिटी वेसल्स की सेम है। सो कैन वी टेक द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 टू मेक देम इक्वल? डेफिनेटली सर एलसीएम ले सकते हैं। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। तो इन सभी को 60 में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 3 को 60 में कन्वर्ट करना है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस विल बी 40, 20, 40, और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 60, है ना। तो 20 + 40 60, तो 20 यूनिट्स हो गया, ये 40 यूनिट्स हो गया। सिमिलरली 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आना चाहिए? मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है। तो दिस वुड बी 3 × 15 इज 45 एंड 1 × 15 इज 15। तो ये 20, 40 आ गया, 45, 15 आ गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 60 मिल जाए? 12 से। तो 3 × 12 इज 36, 2 × 12 इज 24। तो मिल्क की टोटल क्वांटिटी अगर आप ध्यान से देखोगे, अब हम इनको ऐड कर सकते हैं बिकॉज हमारा टोटल जो है तीनों का सेम हो गया। अब यहाँ पे 60 है टोटल, आप बोलोगे सर 50 गिवन है, बट ये मैं क्वेश्चन रेशियो मेथड से कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 20, 45 और 36, ये आपका मिल्क का टोटल क्वांटिटी हो गया फाइनल वेसल में, 20 + 45 + 36। सिमिलरली वाटर की फाइनल क्वांटिटी निकालने के लिए मैं इनमें प्लस कर देता हूँ। देखो हमसे रेशियो पूछा है, द पॉइंट इज हमसे फाइनली में रेशियो ही पूछा है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनका रेशियो निकाल लोगे, 40 + 15 + 24, तो 40 + 15 + 24। तो मिल्क की क्वांटिटी आपकी आ गई 81 + 20 101, और वाटर की बात करें तो दिस कम्स आउट टू बी 79। सो रेशियो ऑफ फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 101:79, विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। तो ये रेशियो मेथड के थ्रू काफी इजीली क्वेश्चन कर सकते थे, और ये सब चीजें क्लास में हमने कवर करी भी हैं। Now next question number 9. Select the correct option that is related to the third word in the same way as second is related to the first. तो जैसे second first से related है, तो find out the word which is related in a similar manner to the third. So ये आपका question हो गया from the topic of analogy test from logical reasoning. Analogy का भी हमने सेशन किया था, लाइक क्लास की अपलोड करी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे bricks, house is made up of bricks, ये यहाँ पे, तो बेसिकली वी हैव टू आइडेंटिफाई द लॉजिक इन क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी, हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना होता है। तो हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सो व्हिच आउट ऑफ दीस 4 ऑप्शंस इज मेड ऑफ ट्विग्स। अब यहाँ पे द चैलेंज वाज कि आप यू शुड बी नोइंग द मीनिंग ऑफ ट्विग्स, ठीक है ना। अब ट्विग्स आपका जो नेस्ट होता है, अगर आपको ये चीज पता होगी, मतलब वोकैबुलरी का थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है कई बार, तो नेस्ट जो होता है वो आपका ट्विग्स से बनता है। ये आपको अगर पता था ट्विग्स क्या होती हैं, देन यू कुड हैव इजीली आंसर्ड दिस क्वेश्चन। बट अदरवाइज भी आप काफी ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो कि लीव्स आर मेड अप ऑफ ट्विग्स, नॉट सीमिंग टू बी अ करेक्ट आंसर। फायर इज मेड अप ऑफ ट्विग्स, अगेन नॉट सीमिंग वेरी अब्सर्ड। तो हो सकता है आप ट्री और नेस्ट में कंफ्यूज हो गए हो प्रोबेबली, बट आई थिंक ट्री के बारे में भी हमको पता ही है, तो यू कुड हैव एलिमिनेटेड द ऑप्शंस आल्सो। द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, नेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अभी आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप इन मैथ्स। तो P, Q and R enter into a partnership, ठीक है। ये 3 लोग हैं, P invest 3 times as much as Q and Q invest 2/3 of what R invest। तो अगर मैं मान लेता हूं कि R ने 3x इन्वेस्ट किया है, तो Q ने जो इन्वेस्ट किया होगा इट वुड बी 2/3 of R, तो दिस विल बी 2x, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 3x लिया है ताकि आई कैन अवॉइड फ्रैक्शन, तो इट वुड बी 2x। एंड P ने कितना इन्वेस्ट किया है, 3 times as much as Q, so it would be 6x। So this way we can simplify a question a bit। तो यहाँ पे आप रेशियो देखोगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 6:2:3। अच्छा टाइम की बात करें एट द एंड ऑफ द ईयर, सो सभी ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 12 मंथ्स 12 मंथ्स 12 मंथ्स। तो टाइम से कोई फर्क नहीं आएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिकॉज टाइम सेम है तीनों का, ठीक है। सो टाइम इज नॉट रेलिवेंट, नॉट हेल्पफुल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू, टोटल प्रॉफिट है 8800, क्यू का शेयर कितना है, सो क्यू का शेयर हो गया आपका 2 आउट ऑफ टोटल कितना है 6 + 2 + 3, ये इनका टोटल है, ठीक है।
तो Q का शेयर कितना हो गया, तो 8800 इंटू 2, 6 + 2 8, 8 + 3 11, ठीक है, 11 कैन कैंसिल 800, तो 1600 आउट ऑफ 8800 1600 is the share of Q, rupees 1600, which will be the correct answer, option number B, ठीक है। तो मोस्टली आंसर आपके सही गिवन है, सारे सही गिवन है आंसर की में, बस एक क्वेश्चन में डाउट था, मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जिसको कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं, इसको मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। काफी लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व फिर भी हो सकता है, गलती तो है थोड़ी सी। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है राघव, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है एक्चुअली, राघव प्लेज हॉकी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ई मिसिंग है, तो ये एक एरर है फ्रॉम दी एग्जामिनर, तो इसीलिए काफी लोग इसको चैलेंज करने का सोच रहे हैं। चैलेंज कर दिया होगा आप लोगों ने, कोई बात नहीं, मतलब हो सकता है आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ दिस इज द एरर, हम फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे बेस्ड ऑन लॉजिक। अब बात समझना, इसका कोड आपको गिवन है XFJDNI, ठीक है, RZZMO। ये थोड़ा सा मुश्किल था क्वेश्चन एक्चुअली, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था। UBGHZS, ये आपको कोड गिवन था, ये ऊपर आपको मतलब बेसिकली सेंटेंस एक फ्रेज गिवन है, उसके नीचे उनके कोड गिवन है, आपको निकालना है कोड फॉर अरुण वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा था, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसका लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये नहीं था कि राघव का कोड ये है, प्लेस का कोड उसके साथ गिवन है एंड हॉकी का, तो ऐसे ऑर्डर जम्बल्ड है, थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ पे जम्बल्ड है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली यहाँ पे जो है राघव का जो कोड है, ठीक है, अगर मैं राघव की कोड की बात करूं, इट इज द थर्ड वन, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तो R, ठीक है, R+1 कितना होता है S, A-1 कितना होता है Z, G+1 कितना होता है H, H-1 कितना होता है G, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे मैं कर रहा हूँ, +1 -1 +1 -1 ऐसे ऑल्टरनेट चल रहा है, देन +1 करोगे तो B और -1 करोगे तो U। अब ये जो कोड है, ये आपका कोड आ गया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी कि सबसे पहले U, देन B, देन G, देन H, देन Z, देन S। तो ये आपका कोड आ गया राघव का। इसी तरीके से मैं बात करूं, जो आपका वर्ड है प्लेस, ठीक है, इसका कोड कौन सा है, प्लेस का कोड कौन सा है, तो ये हमको सोचना था। प्लेस का कोड जो है ये सेकंड वाला ही है, तो प्लेस का सेकंड वाला ही है, फर्स्ट का थर्ड हो गया, थर्ड का फर्स्ट हो गया, और लॉजिक फिर से सेम ही रहेगा, दैट इज, तो यहाँ पे पहले, अब -1 पहले हो रहा है, तो देखो वो जरूरी नहीं है कि +1 से स्टार्ट होगा हमेशा, बट +1 -1 +1 -1 ऑल्टरनेट चलेगा। तो यहाँ पे -1 करेंगे तो O, देन ठीक है, +1 करोगे L+1 M, देन -1 करेंगे तो Z, देन Y+1 करेंगे Z, देन S-1 करेंगे तो R। फिर से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, RZZMO। तो ये यहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो रहा था। सिमिलरली जो है आपका वर्ड हॉकी, अब हॉकी में ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने ई मिसिंग था, ठीक है, हॉकी का ई मिसिंग था, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउट है, बट ये हमें लॉजिक से समझना चाहिए था कि ये मिसिंग होगा, बिकॉज इसके कोड में 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स हॉकी में भी होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे H, ठीक है, H+1 आपका होता है I, ठीक है, O-1 होता है N, देन C+1 होता है D, देन K-1 होता है आपका J, देन E+1 होगा F, देन Y-1 होगा X। अब फिर से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, XFJDNI। तो ये लॉजिक हमें अप्लाई करना था इन अरुण वर्क्स हार्ड। तो ये अब आप आई थिंक कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा इसका आइडिया दे दिया है, ये आप लोग खुद करके चेक करेंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी आना चाहिए, यही आपका आंसर की में गिवन था, ठीक है। ओनली प्रॉब्लम है कि हॉकी का ई मिसिंग था, इसलिए आप लोग इसको चैलेंज कर भी सकते हैं, मतलब यू माइट गेट द बेनिफिट, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज छोटा सा ही प्रॉब्लम था क्वेश्चन में। तो ये आप लोग खुद सॉल्व करके अब चेक कर सकते हैं, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि इफ यू आर गेटिंग द आंसर नाउ और नॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट बोल सकते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग बोल सकते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, सीक्वेंसिंग, ये सारे के सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, विपुल एंड प्रीति आर रैंक 7th एंड 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप। तो क्लास में टोटल है 31 स्टूडेंट्स। विपुल की बात करें तो विपुल की रैंक जो है वो है 7th फ्रॉम द टॉप, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्रीति की, जो क्वेश्चन में गिवन है, प्रीति की रैंक है 11th फ्रॉम द टॉप। हमें क्या निकालना है, देयर रैंक्स फ्रॉम द बॉटम। मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, रैंक ऑफ द पर्सन फ्रॉम टॉप प्लस द रैंक ऑफ द सेम पर्सन फ्रॉम बॉटम -1 करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो विपुल की बात करते हैं, टॉप से 7th है, बॉटम से मुझे नहीं पता, x मान लो -1, टोटल नंबर ऑफ पीपल 31। तो ऐसे x की वैल्यू निकाल लो, 7 - 1 6,
ठीक है, तो 31 माइनस 6, तो ये आ गई आपकी विपुल की रैंक फ्रॉम दी बॉटम आ गई 25th। सिमिलरली आप प्रीति के लिए भी निकाल सकते हो, तो प्रीति की रैंक है 11 फ्रॉम द टॉप, बॉटम से नहीं पता y मान लो, -1 इज इक्वल टू 31, यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आ जाएगी आपकी 21। तो प्रीति की रैंक होगी 21, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल इनफ, काफी सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए था। एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक फ्रॉम मैथ। यहाँ पे गिवन है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। इफ यू रिमेंबर, मैंने जब ये टाइम एंड वर्क का सेशन लिया था तो मैंने इसमें एक आपको एलसीएम मेथड पढ़ाया था, तो एलसीएम मेथड से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, अदरवाइज भी आप कन्वेंशनली भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे था ए और बी जो है उनको साथ काम कर रहे हैं तो 12 डेज लगते हैं, और ए अगर अकेला काम कर रहा है सो ए टेक्स 20 डेज। सो आई हैव टोल्ड यू इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन टेक द एलसीएम, तो 12 और 20 का एलसीएम जो होगा वो होगा 60, विच मीन्स ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट्स, और 12 डेज में 60, 12 इंटू 5 60, ठीक है। सिमिलरली ए जो है 20 डेज में 60 यूनिट, तो ये हम 60 यूनिट्स हम अपना वर्क अज्यूम कर रहे हैं, ये जो हमने एलसीएम लिया है ये हमने टोटल वर्क अज्यूम कर लिया, तो ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट्स करेगा। अब मेरी बात समझना, इन वन डे, ठीक है, ए कर रहा है 3 यूनिट्स और ए प्लस बी कर रहे हैं 5 यूनिट्स, यानी कि बी कितना कर रहा होगा इन वन डे, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स इन वन डे। सो व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय बी, एक्चुअली इसकी हमें जरूरत नहीं है, बट अगर बी अकेला काम करेगा तो हम निकाल सकते हैं कि वो कितने दिन में काम करेगा, 30 डेज में करेगा। बट हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन समझना, हमें अब ये पता चल गया ए एक दिन में 3 यूनिट्स कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट्स कर रहा है, ये हमें एक चीज मिल गई है। अब ध्यान से समझना, और टोटल वर्क है 60। अब आपसे पूछा गया इफ बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ अ डे डेली, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। तो ए इज डूइंग फॉर द होल डे, तो ए तो पूरा फुल डे के लिए काम कर रहा है, बी जो है वो हाफ डे के लिए काम कर रहा है। तो ए तो पूरा 3 यूनिट्स कर रहा है, लेकिन बी हाफ डे कर रहा है, तो एक दिन में बी सिर्फ 1 यूनिट ही काम कर रहा है, बिकॉज वन डे में वो 2 करता है बट ही इज वर्किंग फॉर हाफ डे। तो एक दिन में वो दोनों कंबाइंड कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट्स कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क है 60 यूनिट्स डिवाइड बाय 4, तो इन 15 डेज द राइट आंसर इज 15 डेज, ऑप्शन ए। सो दे विल टेक 15 डेज टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क when B works only for half a day, ये कंडीशन है। जब दोनों पूरा काम कर रहे थे तो उनको 12 डेज ही लग रहे थे, तब उनको 12 डेज ही लग रहे थे, लेकिन B अगर हाफ डे ही काम करेगा तो 15 डेज में काम होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 14, ये आपका क्वेश्चन है नंबर सीरीज फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर था, तो छोटे छोटे एरर्स तो थे बट आई थिंक वो इतने बड़े एरर्स नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, यू कैन स्टिल सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे गलती क्या आती है, 13 की जगह यहाँ पे 17 होना चाहिए था नंबर 1, ठीक है। 17 होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 17, 37, 77, 157, 317, ठीक है। मतलब अगर ये 13 भी था तो भी आप आगे के टर्म्स के हिसाब से समझ सकते थे ना क्वेश्चन का लॉजिक। यहाँ पे डिफरेंस है 20, देन डिफरेंस ऑफ 40, तो डिफरेंस जो है वो डबल हो रहा है, देन डिफरेंस ऑफ 80, देन डिफरेंस ऑफ 160, तो नेक्स्ट आपका डिफरेंस कितना होगा 320 का, तो 317 में 320 प्लस कर देंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर 637, दैट इज इक्वल टू 637। So option A would be the correct answer, ठीक है, सिंपल इनफ क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। क्रिटिकल रीजनिंग का तुमने सेशन किया था, मैंने काफी लंबा चला था वो, आई थिंक 2 सेशंस किए थे, यस 2 सेशंस किए थे, और सारे टॉपिक्स आपको मैंने कवर करा दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें देखना है विच इज कॉज विच इज इफेक्ट, या फिर दोनों कॉज भी हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। Statement 1, the price of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged for the past few months. Prices जो है उनके unchanged है domestic market में, पहली ठीक है, for the past few months, सब चीजें ध्यान से पढ़नी है। Then second, the crude oil prices in the international market, पहले domestic market की बात करी है, second में international market, they have gone up substantially। तो domestic market में कहने कोई चेंज नहीं हुआ, international market में हाई है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है, आई डोंट थिंक। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा पढ़ के कि एक कोई दैट वन इज कॉज सेकंड इज इफेक्ट और सेकंड इज कॉज, ऐसा कोई रिलेशन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना, बिकॉज वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में हाइक हुआ है लेकिन डोमेस्टिक में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो कोई इफेक्ट दिख भी नहीं रहा है सच, ठीक है। तो इट मींस ऑप्शंस पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1 इज कॉज, स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट, आई डोंट थिंक दिस इज द आंसर। 2 कॉज है 1 इफेक्ट है, ये भी आंसर नहीं लग रहा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। अब देखो प्राइसेस जो होते हैं पेट्रोल डीजल के वो आपके सप्लाई पे डिमांड पे डिपेंड करते हैं, बट खुद में वो कॉजेज होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है।
रादर अगर आप ध्यान से देखोगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। दिस सीम्स टू बी द मोस्ट सुटेबल आंसर, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस में जो भी चेंज है या कोई भी चेंज नहीं है वो किसी अलग कॉज पे डिपेंड करता है, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्राइस होगा वो टैक्सेस और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हाइक हुआ है तो उसका भी कोई इंडिपेंडेंट कॉज होगा। तो ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट सुटेबल आंसर। देन क्वेश्चन 16, ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी लिख देते हैं फ्रॉम मैथ्स, फ्रॉम द सेक्शन ऑफ मैथ्स। यहाँ पे लिखा था हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स बिगिनिंग विद ए और ई कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है, या तो वो ए से स्टार्ट हो या फिर वो ई से स्टार्ट हो, और के केस में हम क्या करते हैं हमेशा प्लस कर देते हैं नंबर ऑफ केसेस जो भी बनेंगे। अब ध्यान से मेरी बात समझना, इक्वेशन जो आपका ये वर्ड है या आप सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी होता है वो भी लगा के आप कर सकते हो एज यू विश। तो मैं आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल से बताता हूँ। यहाँ पे 8 लेटर्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमने एक फिक्स कर दिया है ऑलरेडी, तो 7 बच गए। तो दिस सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड विद एनी वन ऑफ द 7 लेटर्स, द नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद एनी ऑफ द रिमेनिंग 6 लेटर्स, एंड द लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद एनी ऑफ द 5 लेटर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी और का केस है 7 6 5, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, हम बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे ए फिक्स कर दिया है तो ये 1 है। 7 इंटू 6 इंटू 5 कितना होता है आपका, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 5 210, प्लस सिमिलरली लेटर द वर्ड कैन ऑल्सो स्टार्ट विद ई, तो यहाँ पे भी 210 आपका निकल के आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स which begin with either A or E, total number of 4 letter words would be 420. So 420 words can be formed. 420 such words can be formed. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक होता है, बट यू मस्ट हैव स्टडीड इट बिकॉज इससे क्वेश्चंस आए भी हैं, पहले भी आए हैं, लास्ट ईयर भी। क्वेश्चन 17, अभी आपका क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे आपके टाइप्स होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था जब मैंने क्लास लिया था यूट्यूब पर। तो यहाँ पे दिस इज पर्टिकुलरली सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, एंड आई क्लियरली रिमेंबर कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग मैंने आपको पढ़ाया भी था इन दी क्लास, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इफ द एनिमल्स हु कैन व्हिच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, ध्यान से पढ़ना, एनिमल्स हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग। तो दिस आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ये तो गलत है फैक्चुअली, बट एक्चुअली कोडिंग डिकोडिंग में एक्चुअली क्या सही होता है उसको नहीं दिमाग में रखना, जो गिवन है उसको ही सही मानना होता है, ठीक है। दोज लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड स्नेक्स एंड दोज फ्लाई इन द स्काई आर कॉल्ड हंटर्स। अब क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट विल बी लिजर्ड, व्हाट विल अ लिजर्ड बी कॉल्ड। अब आपको पहले समझना है लिजर्ड क्या है। लिजर्ड इज अ एनिमल व्हिच वॉक्स, लिजर्ड इज अ एनिमल हु क्रॉल्स, लिजर्ड इज अ एनिमल हु लिव्स इन वाटर, और लिजर्ड इज अ एनिमल हु फ्लाइज इन द स्काई। तो इतनी जीके आपकी चाहिए। तो आपको पता है लिजर्ड इज अ क्रीचर, एन एनिमल हु क्रॉल्स, जो क्रॉल करता है, तो जो भी क्रॉल करता है उसको फ्लाइंग बोल रहे हैं। तो लिजर्ड भी क्रॉल करती है तो लिजर्ड को क्या बोलेंगे, लिजर्ड वुड बी कॉल्ड फ्लाइंग। तो ये जो कोड लैंग्वेज है इसमें लिजर्ड को फ्लाइंग बोला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज लिजर्ड इज अ एनिमल हु क्रॉल, ठीक है, क्रॉल करके चलता है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 18, अभी आपका क्वेश्चन है सॉर्ट ऑफ पजल सा ही है ये। तो ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट आपका एक टॉपिक है सिलेबस में, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, उसमें आप इसको डाल सकते हैं। एक्चुअली है तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग टाइप का भी, बिकॉज यहाँ पे हमको मंडे टू संडे अरेंज करना है, बट मोर लाइक अ पजल, तो इसको इसलिए मैं मैट्रिक्स अरेंजमेंट में डाल रहा हूँ। मैट्रिक्स अरेंजमेंट क्या होता है, टैबुलर फॉर्म। यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 स्पेशल लेक्चर्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड, 6 लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करने हैं। बैंकिंग सिस्टम, क्वालिटी सर्कल, वर्क मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, करंट अफेयर्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन 6 टॉपिक्स पे करने हैं। Lectures are scheduled to be held 1 lecture on each day from Monday to Sunday। अब आप बोलोगे सर 7 days हो गए, लेक्चर तो 6 हैं, तो किसी एक दिन लेक्चर नहीं होगा, ये हमारी कॉमन सेंस यहाँ पे यूज होगी। तो मंडे 7 के 7 डेज आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है मैं बस उसको लिखता हुआ जाऊँ, जैसे कि वर्क मोटिवेशन शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर डिसीजन मेकिंग, बट अभी मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता, दिस कैन नॉट बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। आगे चलते हैं, क्वालिटी सर्कल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को कह रहे हैं क्वालिटी सर्कल ऑर्गेनाइज करो लेक्चर। देन शुड नॉट बी इमीडिएटली फॉलोड बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके इमीडिएट बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बोल रहे हैं फ्राइडे को ऑर्गेनाइज होना चाहिए। चलो 2 चीजें फिक्स हो गई, हमें निकालना क्या है, विच लेक्चर विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द मंडे, ये हमको निकालना है, ठीक है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। आगे बढ़ेंगे, देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन बैंकिंग सिस्टम एंड करंट अफेयर्स, चलो उसको बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑन 1 day अदर देन सैटरडे
देयर शुड बी नो लेक्चर, ठीक है। जिस दिन कोई भी लेक्चर नहीं है वो सैटरडे नहीं है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर शुड बी ऑन प्रीवियस डे ऑफ हॉलीडे, हॉलीडे से एक दिन पहले करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ना, अभी इतना फिक्स करें, अब वापस स्टार्ट करो वन से। एक बार आपने पूरा पढ़ लिया 1 2 3 4, अब फिर से वन से स्टार्ट करेंगे। वन पे क्या लिखा है, वर्क मोटिवेशन शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली, इमीडिएटली वर्ड लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के इमीडिएट बाद होगा वर्क मोटिवेशन, तो मैंने इसको भी फिक्स कर दिया। अभी हमको फाइंड करना है कि हॉलीडे कब है, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। देन क्वालिटी सर्कल, सेकंड पे आ जाओ, क्वालिटी सर्कल देन शुड नॉट बी इमीडिएटली फॉलोड बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके। तो यहाँ पर थर्सडे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन डिसीजन मेकिंग फ्राइडे को हमने कर दिया। देन देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स, बैंकिंग और करंट अफेयर्स में 2 का गैप होना चाहिए, बट अभी हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। लास्ट वाली सेक्शन में अगर आप देखो, करंट अफेयर्स शुड बी ऑन प्रीवियस डे ऑफ हॉलीडे, हॉलीडे से एक दिन पहले करंट अफेयर्स का लेक्चर है। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझना, हॉलीडे कब कब हो सकती है। अगर हॉलीडे संडे को है तो आपका करंट अफेयर सैटरडे को होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, सैटरडे को वर्क मोटिवेशन है। अगर आपकी हॉलीडे थर्सडे को है तो वेडनेसडे को करंट अफेयर्स होना चाहिए, अगेन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि हॉलीडे आपकी ट्यूसडे की है, दैट इज द ओनली केस पॉसिबल, क्योंकि मंडे को हॉलीडे नहीं हो सकती, बिकॉज हॉलीडे से एक दिन पहले करंट अफेयर्स का लेक्चर है, तो करंट अफेयर्स आपका मंडे को हो जाएगा, करंट अफेयर्स आपका मंडे को हो जाएगा, बिकॉज वीक जो है अब आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही है और संडे तक जा रही है, तो करंट अफेयर्स आपका हो गया मंडे को। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका जो है थर्ड पॉइंट, गैप ऑफ 2 days बिटवीन बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स बीच में 2 का गैप, गैप नंबर 1 गैप नंबर 2, तो ये आपका हो गया थर्सडे को, आपका हो गया बैंकिंग, और एक ही स्पेस बची है वो आपका हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हमने सबको फिक्स कर दिया, सारे लेक्चर फिक्स कर दिए, हॉलीडे भी निकल के आ गई। अब मंडे को कौन सा लेक्चर है सर, मंडे को करंट अफेयर्स का लेक्चर होगा, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर ए, करंट अफेयर्स ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, बिकॉज स्टेटमेंट है 3-4, तो थोड़ा सा लेंथी था बट डुएबल था, ठीक है। देन क्वेश्चन देखो कुछ 1-2-4 क्वेश्चन तो थोड़े से ट्रिकी देंगे ना आपको, बहुत ही सिंपल पेपर देंगे, फिर पेपर देने में भी क्या मजा आएगा आपको। देन क्वेश्चन 19, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अक्षत दीपक सेड, अभी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लाइक कोडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपका पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अक्षत दीपक सेड ही, तो अक्षत के लिए ही यूज किया है, विच मींस अक्षत इज अ मेल, तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि गिवन पर्सन मेल है कि फीमेल है। ही इज माय मदर, तो दीपक कुछ बात कर रहा है, दीपक का भी जेंडर नहीं पता, क्या बोल रहा है, ही इज माय मदर्स, दीपक्स मदर, माय मदर्स फादर, माय मदर्स फादर, इस तरीके से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं इसका ब्लड रिलेशन, ब्लड फैमिली ट्री। माय मदर्स फादर, माय मदर्स फादर, ध्यान से पढ़ना, माय मदर्स फादर सन, माय मदर्स फादर सन, या फिर सन आप कहीं मतलब, तो बेसिकली माय मदर्स फादर सन, सन वुड मीन मैटरनल अंकल ऑफ दीपक, माय मदर्स फादर सन ब्रदर, विच मीन्स ही हैज 2 मैटरनल अंकल्स, दीपक हैज 2 मैटरनल अंकल्स, ये क्लियर होगा यहाँ से, ठीक है। माय मदर्स फादर सन ब्रदर सन, तो ब्रदर ये है, दिस सर्कल इज माय मदर्स फादर ब्रदर सन, और उनका बेटा है अक्षर, ये क्वेश्चन में लिखा है, तो ये आपको खुद डिराइव करना था, मतलब सोच के लिखना था इस तरीके से। देन इफ तान्या हु इज मैरिड टू संकल्प इज द मदर ऑफ दीपक, सो तान्या इज द मदर ऑफ दीपक एंड शी इज मैरिड टू अ पर्सन संकल्प, ठीक है। तो संकल्प इज द फादर ऑफ दीपक, आपको पता चल गया। हाउ इज तान्या रिलेटेड टू अक्षत, आपको बताना है तान्या और अक्षत में क्या रिलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अक्षत इज द सन ऑफ Tanya's brother. These two people are brothers of Tanya. So Akshat is the son of Tanya's brother, or you can say Tanya is the sister of Akshat's father. So Tanya is the father's sister. ठीक है? How is Tanya related to Akshat? So she is Akshat's father's sister. Tanya is Akshat's father's सिस्टर, ठीक है। हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, हिंदी में आप बोल सकते हैं बुआ, ठीक है, हिंदी में आप बोल सकते हैं बुआ, ठीक है, फादर्स सिस्टर। आई होप दिस इज, तो पैटर्नल आंट भी आप कह सकते हैं, है ना, बुआ और पैटर्नल आंट। आई होप दिस मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो पाइप्स एंड सिस्टम्स जो आपका टॉपिक है, या काफी हद तक आपका टाइम एंड वर्क से ही
रिलेटेड होता है। टाइम एंड वर्क भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है, 5 and 6 भी कराया हुआ है, तो वही टॉपिक है ये आपका। तो अगर मैं बात करूं 3 टैप्स A, B and C कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 and 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 3 टैप्स हैं A, B and C, यहाँ पे लग रहे हैं 12 आवर्स, यहाँ पे लग रहे हैं 15, यहाँ पे लग रहे हैं 20 आवर्स, ठीक है। 3 आपके अलग अलग टैप्स हैं। यहाँ पे आप LCM मेथड लगा सकते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है LCM मेथड। इफ A is opened all the time and B and C are opened for 1 hour each, the tank will be full in how much time? अब आप इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, LCM ले लेंगे 12, 15 और 20 का, which will be 60। तो अगर A को 12 आवर्स लगते हैं तो 1 आवर में कितना करेगा, 5 यूनिट्स, तो 60 यूनिट्स आप टोटल वर्क मान लो। तो 12 इंटू 5 इज 60, 15 इंटू 4 इज 60 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, LCM मेथड। अब यहाँ क्या लिखा है, A इज ओपन ऑल द टाइम, A तो पूरे टाइम खुला है, ठीक है। तो फर्स्ट, तो ये आप ऐसे लिख लो, फर्स्ट आवर, देन सेकंड आवर, ठीक है, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, इस तरीके से अगर मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं समझाने के लिए, तो A क्या लिखा है, A इज ओपन ऑल द टाइम, तो A तो 5, तो हर घंटे 5 यूनिट्स तो फिल हो ही रही है, बिकॉज A तो ओपन है। टोटल कितना फिल करना है, 60। एंड B एंड C आर ओपन ऑल्टरनेटिवली, B और C ऑल्टरनेटिवली ओपन हो रहे हैं। तो पहले जैसे B ओपन होगा, बिकॉज B के बारे में पहले लिखा है, तो पहले 4 यूनिट्स फिल होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4, थर्ड आवर में B होगा, फिर फोर्थ आवर में C होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले 9 फिल हो रहे हैं, फिर 8, हमें टोटल 60 फिल करना है। तो 9 और 8 17, तो 2 घंटे में 17 हो गए, अगले 2 घंटे में भी 17 यूनिट्स फिल हो गए, अगले 2 घंटे में भी 17 यूनिट्स फिल हो गए। अब आपको रुकना है, अब आपके 51 यूनिट्स फिल हो गए हैं। अब 7th आवर में क्या होगा, फिर से 5 + 4 = 9, तो 7th आवर में पूरा आपका टैंक फिल हो जाएगा। तो 51 + 9 आपका 60 यूनिट्स फिल हो जाएगा। तो 7 आवर्स में इट विल टेक 7 आवर्स टू फिल द टैंक लाइक दिस। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड थे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए भी थे, और इतना बेसिक डिफिकल्टी लेवल है, कोई बहुत हाई लेवल नहीं है, इतना तो वो पूछेंगे ही आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम रेशियो, थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि 3 लोग हैं, उनकी सैलरी 3:4:5 की रेशियो में है। तो यहाँ पे हमेशा हेल्प मिलती है कि अब देखो इनका इंक्रीमेंट हो रहा है 10%, 20%, 50%, तो आप या तो यहीं पे 10% प्लस कर दो, यहाँ पे 20% प्लस कर दो। बट क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो में हम क्या कर सकते हैं ना, हम इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबको, तो 30, 40, 50 भी मान सकते हो आप, बिकॉज रेशियो है, ठीक है। आंसर भी हमको रेशियो में निकालना है, तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो पहले 10% हाइक हो गया, इंक्रीमेंट हो गया A का, तो 30 में 10% प्लस करोगे 33, B में 20% हाइक हो गया, तो 40 में 8 प्लस करोगे 48, और जो C है उसमें 50% ऐड कर दो तो 75। तो ये दिस इज देयर न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी, बट दिस कैन बी सिंप्लीफाइड ऑन द टेबल ऑफ 3। तो 3 into 11, then 3 into 16, and then 3 into 25. तो 11:16:25, which is nothing but option B। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब कुछ क्वेश्चन थे ऐसे क्वेश्चन था जो 1 मिनट के अंदर अंदर हो सकते हैं डेफिनेटली। देन क्वेश्चन 22, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने करी होगी तभी आप लोग 1 मिनट में कर पाओगे, ठीक है। कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए। देन आउट ऑफ द 1000 इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टाउन, एक टाउन में 1000 टोटल इनहैबिटेंट्स हैं, 60% मेल्स हैं, तो बची हुई फीमेल्स होंगी, दैट इज ऑब्वियस। तो 60% मतलब 600 मेल्स हो गए, 400 फीमेल्स हो गई। अब क्या लिखा है, 60% आर मेल्स ऑफ हुम 20% आर लिटरेट। तो ये आपका क्लासिक क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज है, ठीक है। क्या लिखा है, 20% आर लिटरेट, इन 600 में से 20% तो लिटरेट है, ठीक है। लिटरेट कितने हैं, 20%, तो बाकी होंगे नॉट लिटरेट ऑब्वियसली। तो 120 लिटरेट हो गए, और नॉट लिटरेट कितने हो गए, 480, बिकॉज टोटल इनका 600 है। अब फीमेल्स में भी ऐसे हमें क्लासिफिकेशन, अब देखो क्या लिखा है, इफ आउट ऑफ ऑल द इनहैबिटेंट्स, और टोटल कितने हैं 1000, तो कह रहे हैं 25% आर लिटरेट, यानी कि 25% ऑफ 1000, 250 टोटल जो है वो लिटरेट हैं, ध्यान से पढ़ना। देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट। तो अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनोगे, तो अगर 120 मेल्स लिटरेट हैं और 250 टोटल पीपल लिटरेट हैं, इट मींस 130 फीमेल्स जो है वो लिटरेट होंगी, और नॉट लिटरेट कितनी फीमेल्स होंगी, फिर 270। So far so good। अब पूछा गया what percent of the females are literate, so 130 females are literate out of 400, so this is the percentage which we have to calculate, so this will be 4, so 130 divided by 4 कितना होता है, तो यह हो जाएगा 65 divided by 2 which is 32.5, so 32.5% females
आर लिटरेट इन दैट टाउन, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड आई ऑल्सो क्लियरली रिमेंबर कि परसेंटेज में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका क्वेश्चन है कैलेंडर का, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कैलेंडर हमने बहुत अच्छे से किया है, क्लॉक्स भी किया है। ठीक है, ऑन 12 जनवरी 1980 इट वाज सैटरडे। ठीक है, आपको निकालना है द डे ऑफ द वीक ऑन 12 जनवरी 1979। मेरी बात ध्यान से समझना, 12 जनवरी 1979 से लेके 12 जनवरी 1980 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में फेब आएगा, लेकिन फेब आएगा 1979 का, जो कि लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो एक ऑड डे, वन ऑड डे हमें प्लस करना होगा। लीप ईयर अगर 29 फरवरी बीच में आता तो 2 प्लस करते हैं, बट यहाँ पे 29 फरवरी नहीं आएगा, तो वन ऑड डे प्लस करेंगे। अब हमें गिवन है दिस वाज अ सैटरडे, तो फ्राइडे में अगर +1 करोगे तो ही तो सैटरडे आएगा ना। इट मींस 12 जनवरी 1979 वाज अ फ्राइडे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सैटरडे -1 करना था। मतलब अगर आपको ये अच्छे से आता है तो बहुत जल्दी आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। देन वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच वाज बीइंग आस्क्ड इन दिस CUET PG 2024। तो ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम अगेन रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग कह सकते हो आप इसको, मैट्रिक्स अरेंजमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, मैट्रिक्स का भी बोल सकते हो आप इस क्वेश्चन को, मतलब सिमिलर टॉपिक्स हैं ये। सो 5 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव द अदर, 5 बॉक्सेस हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे गए हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। A1 इज जस्ट अबव A5, A1 जो है A5 के बिल्कुल ऊपर है, जस्ट अबव, इमीडिएट। ठीक है, एंड जस्ट बिलो A4, और A4 के बिल्कुल नीचे है। तो ये तीनों कंसेक्यूटिव हैं, पहली चीज। देन A2 is just above A3 and just below A5, A2 just below A5 just above A3। तो ये हमने पांचों को अरेंज कर दिया, सिंपल। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर अबव A2, A2 के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? वेरी इजी सर, 1 2 एंड 3, 3 बॉक्सेस आर अबव A2, सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी 3 वुड बी द राइट आंसर। आई थिंक दिस वाज द एंटायर पेपर, और आई हैव ट्राइड कि मैंने बहुत डिटेल में आपको सारा बता दूं। टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए, डिफिकल्टी लेवल, सारी चीजें, एरर्स जो थे क्वेश्चंस में वो भी मैंने आपको बता दिए। सो आई होप काफी आपको हेल्प हुआ होगा इस सेशन से। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई वुड लाइक योर सजेशंस, फीडबैक बिलो दिस वीडियो। और एक दो क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स भी होंगे इस इन क्वेश्चन को लेके आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। तो यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे फॉर CUET PG, बिकॉज पास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप यहाँ से अपना भी एक आइडिया लगा सकते हैं, आपका अटेम्प्ट कैसा था, आपको अपना अटेम्प्ट के बारे में भी नॉलेज मिलेगी, और एक आइडिया अपने आप से अच्छा मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को करना था। So on that note, I'll finish it here. So all the very best, guys. Please keep preparing hard. You can visit the website lawdigest.in if you have any query or anything. If you want to know, you can always visit the website lawdigest.in. ठीक है? Thank you very much. Goodbye. Take care and Jai Hind.